हेलो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस और एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। FON यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमेशा आपको जो ABG गैसेज वैल्यू है वो देके कौन सा जो मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी है या फिर आप पूछी जाती है आपसे, वो भले ही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या फिर एल्कलोसिस हो या फिर मेटाबॉलिक हो। इसमें से हमेशा आपको पीएच की वैल्यू देके और फिर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एसिड बेस बैलेंस है और एसिड बेस इम्बैलेंस है, इसी को अपन पढ़ेंगे आज। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। और सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि पहले पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे तभी अपने समझ में आएगा एसिड बेस इम्बैलेंस, क्योंकि पहले पढ़ेंगे कि बैलेंस क्या होता है। जब बैलेंस का पता होगा अच्छे तरीके से तो ही पता चलेगा कि इम्बैलेंस वाली कौन सी कंडीशन है और उसको कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने है एसिड बेस बैलेंस का टॉपिक। ओके, एसिड बेस बैलेंस का मतलब क्या होता है? एक चीज़ होती है आपका पीएच। ओके, आपने पढ़ा होगा पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कितनी है। ओके, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वो ये डिसाइड करेगा कि जो सॉल्यूशन है वो उसका नेचर वो एसिडिक है या फिर एल्केलाइन नेचर का है। ओके, तो पीएच में अपन क्या देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन जिसको अपन H प्लस में भी डिनोट करते हैं, इन एनी सॉल्यूशन। अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, ओके, ये डिसाइड करेगा कि जो सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक है या फिर एल्किलाइन है। अपने बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो जितने भी बॉडी के अंदर लिक्विड होते हैं उस सब लिक्विड्स की जो है नेचर होगा या तो वो एसिडिक होगा या फिर एल्केलाइन होगा। जैसे कि ब्लड हो गया आपका, CSF हो गया, एसाइटिक फ्लूइड हो गया, ओके, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, यूरिन हो गया, इन सबकी पीएच वैल्यूज होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर ब्लड की पीएच वैल्यू, क्योंकि ब्लड की पीएच वैल्यू ही डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी में कौन सी अबनॉर्मलिटीज़ होनी है और कौन सी नहीं होनी है। ओके, तो पीएच का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में कितनी है, ये डिसाइड करेगा कि उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कौन सा है, एसिडिक नेचर है या फिर एल्केलाइन नेचर है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया है पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि एक किसी भी लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। अब ये आयन क्या चीज़ है? ये आयन क्या चीज़ है? देखिए, किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? वो होती है एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस, जिसको अपन बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, ये हिंदी को बोलते हैं किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एटम। एटम से मिलके ही कोई न कोई क्या बनता है, कोई सब्सटेंस बनता है। तो देखिए एटम, एटम की बात करूँ तो जैसे एग्जाम्पल मैं देखूँ एटम का, तो जैसे सोडियम हो गया आपका, जैसे क्लोराइड हो गया, तो ये सब क्या है? एटम। एटम है। अब देखिए दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल देखा था उसी को ले लेते हैं कि यहाँ पे हो गया सोडियम, एक एटम ये हो गया सोडियम, एक एटम हो गया क्या? क्लोराइड। ओके, इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? ये दोनों ही जब बाइंड हुए, जुड़े, तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ओके, तो जब कोई भी एटम, दो एटम मिलके एक दो या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। जब दो सब्सटेंस, दो एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो आपस में अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। अब इनके पास में क्या प्रॉपर्टी होगी? सोडियम और क्लोराइड के पास में क्या प्रॉपर्टी है? इनके पास में प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर्टी है। अब ये क्या करेंगे? जब दोनों मिल गए हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी को यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सचेंज करेंगे। और जैसे ही एक्सचेंज करेंगे इनके इनके ऊपर क्या लग जाएगा? चार्ज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चार्ज लगेगा। जैसे कि सोडियम के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर में लग गया नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बन गए? इलेक्ट्रोलाइट्स बन गए। सोडियम क्लोराइड क्या है?
इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, अब जिस मॉलिक्यूल के ऊपर यानी कि जिस एटम्स के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव आयन, उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। और इसी पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है कैटायन। इसी पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है कैटायन, यानी कि जिस इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको अपन क्या बोलेंगे कैटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं नेगेटिव आयन। इसके ऊपर क्या है नेगेटिव आयन का चार्ज है तो इसको अपन ने बोल दिया एनायन। इसको अपन ने क्या बोल दिया एनायन, कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कैटायन और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको बोल दिया एनायन। इस तरीके से अपन बोलेंगे कि ये जो H+ आयन है इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ओके, पॉजिटिव चार्ज है, और जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो वो क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये हाइड्रोजन आयन भी क्या है एक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, ये क्या है एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और मेनली ये जो हाइड्रोजन आयन है ये अपने ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है। ओके, अब आप बताएंगे कि ये जो हाइड्रोजन आयन है H+ आयन है ये जो अपने ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आएगा और फिर कैसे मेंटेन करेगा ब्लड की पीएच को। तो देखिए हाइड्रोजन आयन जिसको अपन H+ के रूप में भी डिनोट कर सकता हूँ मैं। ओके, जब भी आप क्या करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं सांस लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ओके, अपनी बॉडी के अंदर सांस लेते हैं तो क्या अंदर इन करते हैं आप इन करते हैं ऑक्सीजन। ओके, फिर लंग्स में जाएगी टिश्यू में जाएगी और टिश्यू के बाद में जैसे ही ये ऑक्सीजन कंजप्शन होगी और वहाँ से क्या बनेगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगी CO2 बनेगी वहाँ से। ओके, वहाँ से क्या बन जाएगा आपका CO2। अब ये CO2 कहाँ जाएगा वापस वापस ब्लड के थ्रू, वीनस ब्लड के थ्रू ही तो आता है, RBC के साथ में मिक्स होके आता है। तो आपके ब्लड के अंदर क्या है लिक्विड भरा हुआ है पानी, वाटर। आपने पढ़ा होगा कि 92% क्या होता है पानी होता है, 8% सेल्स होती है उसके अंदर। ओके, तो इस पानी के साथ में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो वाटर क्या बन जाएगा ये CO2 हो गया। और CO2 किसके साथ में मिलेगा आपका ब्लड के अंदर क्या है ब्लड के अंदर आपके क्या है H2O वाटर है, क्या है H2O है। अब ये CO2 और H2O दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा आपका H2CO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा H2CO3। और ये H2CO3 क्या है कार्बोनिक एसिड है। इसको क्या बोलते हैं अपन कार्बोनिक एसिड है। ये अनस्टेबल होता है यानी कि ये बन के फिर हाथों हाथ ही टूट जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा वाटर दोनों आपस में जुड़ेंगे, जुड़ के जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेंगे बनते ही हाथों हाथ वापस टूट जाएंगे। और टूटेंगे तो दो चीज़ें बनेगी। जब ये दोनों टूट जाएंगे तो क्या बनेगा दो चीज़ें बनेगी। एक तो बन जाएगा H+, तो ये तो क्या होगा हाइड्रोजन आयन हो गया। एक बनेगा आपका HCO3, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा क्योंकि ये फिर से टूट गए हैं। इसका पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन आयन के पास में आ गया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये HCO3- हो गया। ओके, HCO3 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया नेगेटिव चार्ज वाला क्या है जिसको अपन बोलते हैं बाइकार्बोनेट। जिसको क्या बोलते हैं अपन बाइकार्बोनेट। ये क्या हो गया बाइकार्बोनेट। अब ये दोनों ही चीज़ें मिलकर अपने ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखती है कि ब्लड के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है इंक्रीज होता है तो ब्लड की पीएच क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, पीएच डिक्रीज होगी। हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे पीएच उतनी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, और बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जितना अधिक होगा, जितना बाइकार्बोनेट इंक्रीज होता जाएगा उतनी ही पीएच क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। पीएच क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। और उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो किस टाइप का होता जाएगा आपका एल्केलाइन नेचर का। अब एक चीज़ को समझते हैं अपन। अपने पास में एक स्केल है, पीएच कैसे नापेंगे। पीएच को मेजर करने के लिए अपने पास में क्या है एक स्केल है। इस तरह की स्केल है जिसके ऊपर नंबरिंग है। कहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 1 से लेके 14 तक उसकी क्या है नंबरिंग है। और इस स्केल के ऊपर ये क्या है पीएच स्केल है। और इसी पीएच स्केल से अपन मेजर करते हैं कि किसी सॉल्यूशन का नेचर है वो एसिडिक है या फिर एल्केलाइन है। अपन ने दो चीज़ें डिसाइड की कि हाइड्रोजन आयन और सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर इसको बोलते हैं अपन बाइकार्बोनेट।
बाइकार्बोनेट है। दोनों डिसाइड करते हैं कि ब्लड की पीएच है वो आपकी क्या रहेगी, वो आपकी एल्केलाइन रहने वाली है या फिर एसिडिक रहने वाली है। ये दोनों ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, बाइकार्बोनेट और चलिए। तो अब ये स्केल है, इस स्केल में ये जो 7 लिखा हुआ है यहाँ पे अगर यानी कि किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी लिक्विड की उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है, तो वो तो हो जाएगा न्यूट्रल, वो तो हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल्स का मतलब ये होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इक्वल टू बाइकार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन दोनों का अमाउंट यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो उसकी जो नेचर है उस लिक्विड का वो क्या है, न्यूट्रल है, वो क्या है, न्यूट्रल है। अब धीरे धीरे क्या, अगर किसी लिक्विड की, किसी सब्सटेंस की जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाए इस टाइप में, यहाँ से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब है यहाँ पे कि बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन आयन का लेवल क्या है, बढ़ रहा है। हाइड्रोजन आयन बढ़ता है तो किसी भी सॉल्यूशन की क्या है, पीएच वैल्यू कम होती जाती है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन आयन का, ओके, तो पीएच 6 हो गई। यहाँ पे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, करेक्ट ये नहीं होता है, एग्जांपल मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन की वैल्यू है, उसमें पीएच हाइड्रोजन आयन के 2 मॉलिक्यूल हो गए, पीएच 5 हो गई, ओके। हाइड्रोजन आयन के 3 मॉलिक्यूल हो गए, 3 मॉलिक्यूल हो गए तो उसकी पीएच 4 हो गई। इसी तरह से मॉलिक्यूल 6 हो गए तो पीएच 3 हो गई। उसी तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो 10 हो गए तो पीएच 2 हो गई। मॉलिक्यूल मान लीजिए 20 हो गए तो उसकी क्या हो गई, पीएच वैल्यू ओनली 1 तक आ गई, 1 तक आ गई। यानी कि जितने हाइड्रोजन आयन का अमाउंट बढ़ेगा उतनी पीएच क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ओके, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कम है, ओके, यानी कि 6 पीएच वैल्यू है या फिर 5 वैल्यू है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, हाँ, हाइड्रोजन आयन का अमाउंट इंक्रीज हुआ है लेकिन इतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस लिक्विड की जो नेचर है वो अपन एसिडिक तो मान सकते हैं, क्योंकि अगर 7 से नीचे है तो कौन सा नेचर हो जाएगा, एसिडिक, और पीएच अगर 7 से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, एल्केलाइन, तो उसकी नेचर क्या हो जाएगा, एल्केलाइन। अब 7 से बिल्कुल कम है, 6.5 हो गया या फिर 6 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का अमाउंट तो बढ़ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्केलाइन तो है, एसिडिक तो है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे अपन, स्लाइटली एसिडिक है। क्या बोलेंगे, स्लाइटली एसिडिक है। जैसे जैसे यहाँ पे पीएच वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, ओके। उसकी पीएच वैल्यू 1 2 3 के आसपास है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। इसी तरीके से एल्केलाइन नेचर में अगर किसी लिक्विड की, किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7.5 है तो है तो एल्केलाइन नेचर का, लेकिन ज़्यादा इसमें क्योंकि बाइकार्बोनेट का अमाउंट ज़्यादा नहीं है, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो उसकी पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये लिक्विड है वो हो जाएगा स्लाइटली एल्केलाइन। जिस तरीके से जितने धीरे धीरे ये जो पीएच वैल्यू है यानी कि बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, इसका एल्केलाइन नेचर भी इंक्रीज होता जाएगा, तो 13 और 14 के आसपास आते हुए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन। उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन पीएच वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि किस तरीके से जो पीएच वैल्यू है उसको अपन डिनोट करते हैं, उसकी जो पीएच वैल्यू है उसको अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अपनी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्लड की पीएच वैल्यू, अपनी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट किसकी वैल्यू होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू। तो ब्लड की पीएच वैल्यू की बात करें तो वो होती है 7.35 से लेके 7.45 तक, ये ब्लड की पीएच वैल्यू है। अगर आप इस पीएच वैल्यू को इस स्केल के ऊपर रखेंगे तो आपको दिखेगा कि 7 से ऊपर जाता ही तो एल्केलाइन नेचर की हो रही है, तो यहाँ तो 7.35 से लेके 7.45 तक है, इट मीन्स कि ब्लड थोड़ा सा एल्केलाइन नेचर का है, तो नहीं, अपन ब्लड को न्यूट्रल, ब्लड की पीएच वैल्यू को न्यूट्रल मान के चलते हैं। ब्लड के जब भी ब्लड का एग्जाम्पल आएगा तो वहाँ पे अपन ये जो वैल्यू है 7.35 से लेके 7.45 तक, इसको अपन ब्लड को मानेंगे तो इसको मानेंगे न्यूट्रल वैल्यू ये, ओके। अब जैसे ही ब्लड का पीएच अगर मान लीजिए 7.35 से कम हो रही है तो मानेंगे कि क्या हो रहा है,
एसिडिक नेचर का ब्लड हो रहा है, और जैसे ही ब्लड की पीएच वैल्यू मोर देन 7.35 होती जाएगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्केलाइन नेचर का क्या होता जा रहा है, अब ब्लड का नेचर होता जा रहा है एल्केलाइन नेचर का। तो ब्लड को जब भी मानेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रल मान के चलेंगे अपन 7.35 से लेके 7.45 तक। ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। ब्लड में जब भी पीएच की वैल्यू में अबनॉर्मलिटीज होती है, यानी कि किसी भी पेशेंट को जब ये क्या होता है, जब पीएच कम होगी तो एसिडोसिस होगा, और जब पीएच ज़्यादा होगी ब्लड की तो क्या कौन सी कंडीशन होगी, एल्केलोसिस होगा, एल्केलोसिस होगा। ओके, तो जब भी किसी पर्सन में एसिडोसिस या फिर एल्केलोसिस वाली कंडीशन होती है तब बिल्कुल पॉइंटों में चेंजेस होता है। ये जो 7.35 से 7.45 वैल्यू दिख रही है, इसमें बिल्कुल पॉइंटों में, जैसे कि 7.3 तक आ गया, 7.31 तक आ गया, या फिर जब एल्केलाइन की कंडीशन हुई तो 7.46 तक, 7.47 तक, बिल्कुल पॉइंटों में चेंजेस होते हैं। क्योंकि ज़्यादा चेंजेस बॉडी अलाउ नहीं करती है, बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, और अगर हो भी जाए तो फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो जिंदा नहीं रहता। ओके, तो अगर ये जो वैल्यू है ब्लड की पीएच वैल्यू अगर हो जाए 7.8 से ऊपर, ओके, अगर हो जाए 7.8 से ऊपर और कम हो जाए कहाँ से, बिलो द 7, ये दोनों कंडीशन हो जाए, यानी कि 7.8 से ऊपर चली जाए और लेस देन 7 हो जाए, कम हो जाए, तो पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ओके, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पीएच और लिक्विड की होती है, जिसमें अपना आता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कौन सा लिक्विड आता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की पीएच क्या कितनी होती है, गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है 1 से 2 के बीच में। ओके, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण क्या होता है 1 to 2 पीएच, यानी कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है। ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर अगर आप फिंगर डालेंगे तो आपकी ओनली हड्डी हड्डी बोन बोन बाहर आएगी, फिंगर के ऊपर की स्किन है वो सारी क्या रफ आउट हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि ये इतना एसिडिक नेचर का होता है, इतना एसिडिक नेचर का होता है। उसी तरीके से बाइल और पेंक्रियाटिक जूस की मैं बात करूं, बाइल और पेंक्रियाटिक जूस की अगर मैं बात करूं तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.5 से लेके 8 तक। ओके, उसी तरीके से यूरिन की मैं बात करूं तो यूरिन की जो पीएच है वो 4.5 से लेके 8 तक जा सकती है, यानी कि यूरिन एल्कलाइन नेचर का भी हो सकता है और एसिडिक नेचर का भी हो सकता है। ये अलग अलग कुछ लिक्विड्स हैं, उनकी पीएच वैल्यू है। ओके, इसके बाद में अपन डिसाइड पढ़ते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन क्या होगा और बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा। तो अभी अपन ने पढ़ा कि जिस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी पीएच कम होती जाएगी, और वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, हैव मोर हाइड्रोजन आयन देन बाइकार्बोनेट, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट से ज़्यादा हो जाएगा, और क्या हो जाएगी उसकी लो पीएच, उसकी पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो सॉल्यूशन किस टाइप का हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से बेसिक सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हैव मोर बाइकार्बोनेट। ओके, देन H+ आयन। ओके, तो बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा होगा, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज होगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, पीएच यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। ओके, इस तरीके से अपन डिसाइड करते हैं कि किसी सॉल्यूशन की पीएच है वो क्या एसिडिक नेचर की है या फिर एल्केलाइन नेचर की है। चलिए फिर ये आपकी पीएच स्केल हो गई, जिसके ऊपर अपन मेजर करते हैं, 7 है तो उसकी न्यूट्रल हो जाएगी। एसिडिक कब होगा, जब पीएच 7 से डिक्रीज होती जाएगी, और एल्कलाइन नेचर का सॉल्यूशन कब होगा, जब उसकी पीएच मोर देन 7 होती जाएगी। लेकिन ब्लड को जब भी पढ़ेंगे तो ब्लड में आप 7.35 से 7.45 तक जो भी वैल्यू है उसको क्या मानेंगे, न्यूट्रल मानेंगे ब्लड के रूप में। चलिए फिर अपना आएगा एसिड। एसिड किसको बोलेंगे अपन, ओके, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा कंपाउंड जिसको अगर अपन किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो डिजॉल्व होते ही क्या करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और उस सॉल्यूशन का जो नेचर है वो क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, एसिडिक कर देता है। उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एसिड। कंपाउंड दैट रिलीज
H plus ion when dissolve in solution। जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, उसको डिजोल्व करेंगे एक कंपाउंड को, तो वो क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। और हाइड्रोजन आयन रिलीज होते ही क्या होगा, उसकी पीएच डिक्रीज हो जाएगी और उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि कौन कौन से एसिड होते हैं, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ओके जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करोगे आप, जैसे ही किसी लिक्विड के अंदर डालोगे, मिक्स करोगे, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आयन अलग होते ही इसका अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, और हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उससे सॉल्यूशन की जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। वो नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ओके, अब इस प्रॉपर्टी क्या होती है, इस एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके पास में क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले अपन ने बात की थी कि जिस भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है वो काम करता है एज इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि हाइड्रोजन आयन या फिर कोई भी एसिड हो उसके ऊपर में क्या है, प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो काम करता है एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन अपन लिख सकते हैं कि एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब इसको अगर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मिला दिया जाए, यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर मिला जाए, बाइकार्बोनेट के साथ में मिला जाए, तो दोनों ही रिएक्ट करके क्या बना हो जाएंगे, न्यूट्रल, और क्या बनाएंगे, साल्ट। रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। ओके, पानी और नमक का फॉर्मेशन होगा अगर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इनको मिलाया जाए तो। हाईली कोरोजिव है, ओके यानी कि जितना स्लाइटली एसिडिक है तो कम कोरोजिव है, और हाईली एसिडिक है तो क्या है, बहुत ज़्यादा कोरोजिव अमाउंट में होता है। अगर पी लिया जाए तो अंदर की जो म्यूकसा लेयर है वो जल जाती है, तो ये क्या है, हाईली कोरोजिव। नेचर क्या है इसका, हाईली कोरोजिव है। ओके, अगर किसी सॉल्यूशन की अपने को पीएच चेक करनी है तो अपन क्या यूज करते हैं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, आपके पास में ये जो लिटमस पेपर है, ये जो लिटमस पेपर है आपके पास में, इस लिटमस पेपर का कलर तो था ब्लू, और जैसे ही इस लिटमस पेपर को आपने डिप किया किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और उस का कलर है वो क्या हो गया, रेड कलर। तो ये किसको डिनोट करेगा कि उस सॉल्यूशन की जो नेचर है वो किस टाइप का है, एसिडिक नेचर का है। ये ब्लू कलर जो बाहर दिख रहा है वो क्या है, ब्लू कलर है। इस पूरी स्ट्रिप का कलर ब्लू था, लेकिन जैसे ही लिक्विड के अंदर गया तो जितना पार्ट इसका लिक्विड के अंदर है उसका कलर हो गया ब्लू से रेड। उसका कलर कैसे चेंज हो गया, ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि ये जो सॉल्यूशन आपने रखा है जिसके अंदर डिप किया है आपने इस लिटमस पेपर को, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है एसिडिक। एसिडिक यानी कि एसिडिक नेचर के अंदर लिटमस पेपर का जो कलर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार कि लिटमस पेपर का कलर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में किस टाइप का हो जाता है। ओके, तो इसको नोट करना है आपको, इसको नोट करना है कि लिटमस पेपर ब्लू से रेड में हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करने पर। ओके, चलिए, और अगर इसको टेस्ट किया जाए तो इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, चौर एंड टेस्ट। चलिए, ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी, किसकी, एसिड की प्रॉपर्टी। अब कॉमन जो अपनी एनवायरनमेंट में आसपास या फिर बॉडी के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कॉमनली जो पाए जाते हैं, कॉमनली जो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन तो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने चुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से सीक्रेट होता है, पैराइटल सेल से। एब्डोमन के अंदर, स्टमक के अंदर एक पैराइटल सेल्स होती है, वो पैराइटल सेल सीक्रेट करती है किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। पैराइटल सेल क्या सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन की फॉर्म है उसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है। किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजन को, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर, यानी कि क्या काम कर रहा है, प्रोटीन के डाइजेशन का।
क्या काम कर रहा है, प्रोटीन के डाइजेशन का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट वन, सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो वो कौन सा है, कार्बोनिक एसिड। अभी अपन ने पढ़ा था H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कौन सा कार्बोनिक एसिड अपन ने बात की थी कि अपनी बॉडी के अंदर जैसे भी O2 कंज्यूमेशन हो जाती है फिर कौन सी गैस बनती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये CO2 किसके साथ में मिक्स हो जाती है, H2O यानी कि वाटर के साथ में, तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है, H2CO3 बनता है। और ये H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म है। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल है, तुरंत टूट जाएगा। और क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा और इसके साथ में बनेगा बाइकार्बोनेट बनेगा। ओके, इसके साथ में क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पे जो CO2 का एक पार्ट होता है जो यहाँ पे किसके साथ में बाइंड होके, पानी के साथ में हाइड्रोजन आयन के साथ में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बाइंड होके। चलिए नेक्स्ट एसिड कौन सा है, नेक्स्ट एसिड की बात करूँ तो वो है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, जिसको बोलते हैं आप विनेगर सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं अपन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट आपका जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो कौन सा है, यहाँ पे इसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं लेकिन ये आपको इतना ज़्यादा पूछेंगे नहीं, फिर भी ध्यान में होना जरूरी है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब ये होता है आपका इनएरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो क्या बनता है आपका लैक्टिक एसिड बनता है। तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और ये मसल्स के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। और जब भी एक्सेसिव एक्सरसाइज की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तब बनता है क्या, लैक्टिक एसिड। एंड अ प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ये कहाँ पे स्टोर रहता है, हमेशा स्टोर इन मसल ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज। जब भी आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो तो ये लैक्टिक एसिड फॉर्म होके आपका कहाँ पे स्टोर हो जाता है, मसल्स के अंदर। और फिर मसल्स के अंदर क्या होता है, पेन होता है। तो जब भी आप जिम जाते हैं तो जिम के बाद में आपको हाथ पैरों के अंदर पेन होता है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही आपने एक्सरसाइज की, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हुआ, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, लैक्टिक एसिड का। और ये लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स के अंदर स्टोर हो गया, और जहाँ पे लैक्टिक एसिड होगा वहाँ पे पेन कॉज करेगा, तो आपको क्या होता है, पेन होता है वहाँ पे। ये तो आपके मेन क्या हो गए, एसिड हो गए। फिर मैं बात करूँ बेस, बेस का मतलब जिसका नेचर क्या हो, एल्केलाइन नेचर का हो। एक ऐसा कंपाउंड जिसको आप अगर पानी के अंदर या फिर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डालते हैं, तो वो वहाँ पे डालते ही रिलीज करता है क्या, बाइकार्बोनेट को। और बाइकार्बोनेट को वहाँ पे रिलीज करेगा, बाइकार्बोनेट का अमाउंट बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, एल्केलाइन नेचर का हो जाएगा। compound that release bicarbonate on dissociation in water, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसको जैसे ही डिप करेंगे, मिलाएंगे, वहाँ पे वो बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा। और जैसे ही बाइकार्बोनेट रिलीज होगा, हाइड्रोजन आयन तो कम होगा, और बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 माइनस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पीएच इंक्रीज होगी, पीएच इंक्रीज होगी तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का एल्केलाइन नेचर हो जाएगा। ओके, अब बात करूँ मैं प्रॉपर्टी ऑफ द बेस। बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है।
चलिए, तो अगर प्रॉपर्टी में बात करूं बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्ट एज ए एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, और जब ये भी बात करें मैं रिएक्ट करता है जब एसिड के साथ में, क्योंकि जब एसिड रिएक्ट कर रहा था बेस के साथ में तो क्या बन रहा था, सॉल्ट और वाटर। तो ये भी अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में तो डेफिनेटली वही सब्सटेंस बनेगा, क्या बनेगा, एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, चलिए, अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाए बेस का कहीं पे भी अपनी बॉडी के अंदर तो ये क्या होता है, कोरोजिव, इसका नेचर होता है वो कोरोजिव होता है और टिश्यू डिस्ट्रक्शन करता है, यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है कहीं पे भी हाईली अमाउंट में अगर हो तो। ओके, तो अगर हाई कंसंट्रेशन इसकी हो जाए तो क्या पहुंचा सकता है, यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर सकता है, यानी कि हाईली क्या है, ये कोरोजिव है, ये भी हाईली क्या है, कोरोजिव है। जिस तरीके से हाई एसिडिक था नेचर वाला वो कोरोजिव था, उसी टाइप्स में हाईली कोरोजिव है एल्केलाइन नेचर का, यानी कि एल्केलाइन नेचर का सॉल्यूशन भी बेस भी। ओके, कैन कॉज टिश्यू डिस्ट्रक्शन, टिश्यूज़ को ये क्या कर सकता है, इंजरी करवा सकता है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूँ, लिटमस पेपर अगर अपने पास में है, लिटमस पेपर, और उस लिटमस पेपर का कलर कैसा होना चाहिए, रेड कलर का। ये रेड कलर का लिटमस पेपर अगर जैसे ही सॉल्यूशन में डिप करते हैं और ये हो जाएगा ब्लू, तो उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एल्केलाइन, एल्केलाइन नेचर का वो सॉल्यूशन होगा। यानी कि लिटमस पेपर आपके पास में है, रेड कलर का लिटमस पेपर हो जाता है ब्लू कलर का, वो इंडिकेट करता है कि उस सॉल्यूशन का नेचर कौन सा है, यहाँ पे एल्केलाइन नेचर का सॉल्यूशन है। अगर अपन टेस्ट करेंगे इसको तो आपको बिटर टेस्ट आएगा, बिटर टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। कैसा टेस्ट रहेगा, बिटर इन टेस्ट रहेगा। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं कि जो कॉमन आपके बेसेज होते हैं वो कौन कौन से हैं। कॉमन बेस कौन कौन से हैं, जिस तरीके से अपन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ा, कार्बोनिक एसिड के बारे में पढ़ा, एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा, ये सब एसिटिक के फॉर्म है, अलग अलग एसिड के क्या है टाइप है। उसी तरीके से कॉमन बेसेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप पानी में मिलाएंगे इन वाटर, जैसे ही पानी में मिलाएंगे यहाँ से मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और OH2- ये हाइड्रोज क्या हो जाएगा, OH2- ये हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, और इसका नेचर क्या होता है, यहाँ पे एल्केलाइन नेचर होता है। क्या हाइड्रोक्सिल आयन है ये, हाइड्रोक्सिल आयन। और इस हाइड्रोक्सिल आयन का नेचर किस टाइप का होता है, आपका बेसिक नेचर होता है, एल्केलाइन नेचर होता है। तो यहाँ पे जैसे इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप पानी के साथ में मिक्स करोगे तो उसका जो नेचर है वो हो जाएगा आपका एल्केलाइन नेचर का। ओके, इसको बोलते हैं आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ये काम करता है एज ए एंटासिड। आपने देखा होगा जब भी एसिडिटी की जो सिरप आती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एसिडिटी कब बनती है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन बाहर से क्या देते हैं, क्योंकि वो एसिड है, वो क्या है, एसिड है, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को बाहर से क्या देना पड़ेगा, बाइकार्बोनेट देना पड़ेगा। तो बाइकार्बोनेट क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बाहर से दे देंगे, इधर से एसिड इधर से बाइकार्बोनेट, दोनों बन के क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसको एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये काम करता है एज ए एंटासिड। ओके, और लेग्जेटिव के रूप में भी इसको कई बार यूज में लिया जाता है, लेग्जेटिव, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो तो भी इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट मैं बेस की बात करूँ तो वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट कौन सा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी अपन एज ए एंटासिड यूज में लेते हैं। कई सिरप आती है जिसके ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या आते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में आते हैं। ओके, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज ए एंटासिड, एक्ट एज ए एंटासिड, ये क्या करता है, काम करता है। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा है, एल्केलाइन, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आप जो घर की क्लीनिंग करते हो, पोछा वगैरह लगाते हो, हाउस होल्ड क्लीनिंग जिसको बोला जाता है, जिस उसके अंदर सब्सटेंस क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाउस होल्ड क्लीनिंग, हाउस होल्ड क्लीनिंग उसके अंदर क्या आता है आपका, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये तो हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो गए यहाँ पे, एल्कलाइन या फिर बेस सब्सटेंस। अब ये दोनों ही, जब दोनों ही क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट किसको बोलेंगे अपन, सॉल्ट किसको बोलेंगे, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज, यानी कि इधर से एसिड आएगा, इधर से बेस आएगा, दोनों मिलके न्यूट्रलाइज होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट को मैं लिख सकता हूँ कि कंपाउंड formed when acid and base न्यूट्रलाइज, एसिड और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो बनता है आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये भी, क्योंकि ये भी एज इलेक्ट्रोलाइट्स फंक्शन करेगा। सॉल्ट क्या होगा, जब सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलके क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। तो ये भी एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स काम करता है। कैसे काम करेगा, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसको आप टेस्ट करेंगे तो साल्टी इन टेस्ट, साल्ट नमक का टेस्ट आएगा। ओके, अगर आपको इसको कहीं पे भी ओपन एयर में कहीं पे भी रखेंगे तो इसके जो है, जो जम जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में क्या हो जाएगा, जम जाएगा एक तरीके से। तो क्रिस्टल इन नेचर, क्रिस्टल इन नेचर जम जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में जम जाएगा। अब कॉमन साल्ट कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आपके पास में कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में। आपने अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स टॉपिक है वो पढ़ा है, तो आपको अच्छे तरीके से होगा, याद होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इंट्रा सेल्यूलर अमाउंट में सबसे ज़्यादा होता है और कौन सा एक्स्ट्रा सेल्यूलर में। ओके, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर में तो होता है सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, इंट्रा सेल्यूलर में होता है सबसे ज़्यादा कौन सा, पोटेशियम। ये चीज़ आपको क्या करनी है, हमेशा ही याद रखनी है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मोस्ट commonly found in extracellular और इंट्रावेस्कुलर भी मैं इसको बोल सकता हूँ। तो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में और इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है आपका, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, पोटेशियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इंट्रासेल्युलर में, मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेल्युलर कैटायन, कैटायन क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो यहाँ पे पोटेशियम तो कहाँ पे होगा आपका, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट में। सोडियम कहाँ पे होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में। नेक्स्ट आपका कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट कौन सा है साल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट का काम होता है आपकी बोन और जो टिथ का फॉर्मेशन है वो करना। बोन कहाँ पे हेल्प करता है, बोन एंड टिथ फॉर्मेशन।
बोन का फॉर्मेशन करता है और क्या करता है, टिथ का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का नाम आपने सुना होगा। ओके, बेरियम एक्सरे के लिए यूज में ली जाती है, किसी भी अपने कॉलोन की हो या फिर एब्डोमेन की या इंटेस्टाइन की कुछ भी स्ट्रक्चरल जो अबनॉर्मलिटीज है उसको डायग्नोस करने के लिए एज ए यूज में लिया जाता है बेरियम मील या फिर बेरियम एनिमा के रूप में। तो कब यूज में लेते हैं इसको, फॉर बेरियम एक्सरे। बेरियम एक्सरे, क्योंकि ये क्या होता है, रेडियो ओपेक होता है, जो एक्सरे की जो रेज होती है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाती है। टू चेक, क्यों यूज में लेते हैं, टू चेक स्ट्रक्चरल abnormalities ऑफ कॉलोन। कॉलोन की जो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज है उसको चेक करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो साल्ट कौन सा है आपका, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को आप यूज में लेते हैं, जो लिक्विड होता है एंटीसेप्टिक। तो ये कैसे काम करता है, एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक। ये किस तरीके से काम करता है, एज ए एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट आपका साल्ट कौन सा है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये एनीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है। ट्रीट एनीमिया, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या लिया जाता है, फेरस सल्फेट को यूज में लिया जाता है। इस तरीके से ये आपके क्या हो गया, जो मोस्ट कॉमनली साल्ट पाए जाते हैं उसके बारे में। ओके, आपको याद रखना है कि एसिड का टेस्ट किस टाइप का होता है, सोर टेस्ट, जबकि बेस का टेस्ट किस टाइप का होता है, बिटर टेस्ट। और साल्ट का तो आपको पता ही है, साल्ट टेस्ट। इन तीनों के टेस्ट याद रखने हैं, टेस्ट है वो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इस तरीके से मोस्ट कॉमनली आपके एसिड कौन कौन से हैं, मोस्ट कॉमनली बेस कौन कौन से हैं, मोस्ट कॉमनली आपके साल्ट कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। चलिए, अब अपना स्टार्ट होगा एसिड बेस बैलेंस। अब पढ़ेंगे अपन कि एसिड बेस बैलेंस क्या है, क्योंकि अभी तो अपन ने पढ़ा था कि एसिड कौन कौन से हैं, बेस कौन कौन से हैं, और दोनों मिल जाते हैं तो बनता है साल्ट। साल्ट कौन कौन से हैं, ये तीनों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे अपन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस, ओके। चलिए, अपन ने बात किया था कि पीएच सबसे इंपॉर्टेंट होती है अपने ब्लड की पीएच। ओके, अब ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखने का काम किसका है, अपनी बॉडी का। इनकी बॉडी में कोई तो ऐसा सिस्टम है जो ब्लड की पीएच को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, किसके बीच में, 7.35 से लेके 7.45 के बीच में। तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं अपन, वो सिस्टम कौन सा है, वो सिस्टम है बफर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, बफर सिस्टम। ये बफर सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर पीएच को मेंटेन करके रखता है, स्पेशली ब्लड की पीएच को। किस टाइप का सिस्टम है ये, बफर सिस्टम। बफर सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ब्लड की पीएच को नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन करके रखता है। किसको अपन लिख सकते हैं कि मैकेनिज्म that maintain blood pH in normal range 7.35 से लेके 7.45 तक, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म जो ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है विद इन नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज क्या है, 3.75 से 3.45 तक। इस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, बफर सिस्टम। इसको सिस्टम को क्या बोलेंगे, बफर सिस्टम। ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है एसिड बेस बैलेंस को, क्योंकि अगर इससे नीचे जाएगा तो आपका एसिडोसिस हो जाएगा, पीएच इससे ऊपर जाएगा तो एल्कलोसिस हो जाएगा। इन दोनों को मेंटेन करके रखने का काम किसका है, बफर सिस्टम का। तो इसका काम क्या हो गया, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। एसिड और बेस दोनों के बैलेंस को मेंटेन करके रखना। क्या सिस्टम था, बफर सिस्टम। बफर सिस्टम। अब अपनी बॉडी में बफर सिस्टम के रूप में कौन कौन से ऑर्गन हैं वो काम करते हैं, या फिर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एज ए बफर सिस्टम काम करते हैं, क्या सिस्टम है, क्या ऐसा काम चलता है जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर ये बफर सिस्टम रेगुलेट करता है ब्लड की पीएच को। तो मेनली अपनी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के बफर सिस्टम होते हैं। दो टाइप्स के बफर सिस्टम, एक होता है केमिकल बफर सिस्टम, एक होता है फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम।
दो बफर सिस्टम है। एक तो है आपका केमिकल बफर सिस्टम, एक है आपका कौन सा, फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम। ठीक है, अब केमिकल बफर सिस्टम के अंदर किस किस को इंक्लूड करते हैं अपन। केमिकल बफर सिस्टम के अंदर की मैं बात करूं तो एक होता है आपका बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, इसको अपन एक एक करके अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो एक होता है आपका कौन सा, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। एक होता है आपका प्रोटीन बफर सिस्टम। एक होता है आपका फॉस्फेट बफर सिस्टम। आपको याद रखना है कौन कौन सा, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम और फॉस्फेट बफर सिस्टम किसके अंदर इंक्लूड होंगे, केमिकल बफर सिस्टम के अंदर। यानी कि ये तीनों ही कुछ ऐसी केमिकल एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से ब्लड की पीएच है वो विद इन नॉर्मल वैल्यू रहती है। ओके, इस केमिकल बफर सिस्टम को आपको याद रखना है। इस केमिकल बफर सिस्टम को प्राइमरी बफर सिस्टम भी बोलते हैं, इसको प्राइमरी बफर सिस्टम भी बोला जाता है। इसी को फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम भी बोला जाता है, फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम भी इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। एक बात और याद रखनी है आपको कि ये जो प्राइमरी बफर सिस्टम है ये विद इन फ्यू सेकंड्स क्या करता है, एक्शन स्टार्ट करता है। जैसे ही आपका ब्लड का पीएच 7.35 से नीचे आने लगा, विद इन फ्यू सेकंड्स ये क्या करेगा, बफर सिस्टम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा और उस ब्लड की पीएच को फिर से नॉर्मल रेंज में लेके आ जाएगा। ओके, तो ये विद इन फ्यू सेकंड्स क्या करता है, काम करता है, वर्क विद इन फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। ओके, तो इसको प्राइमरी बफर सिस्टम या फिर फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम भी बोला जाता है। फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम, अब इस फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम के अंदर दो बफर सिस्टम को अलग अलग इंक्लूड करते हैं अपन। फिजियोलॉजिकल के अंदर दो, एक होता है आपका सेकेंड लाइन बफर सिस्टम, सेकेंड लाइन बफर सिस्टम, एक होता है आपका थर्ड लाइन बफर सिस्टम। क्योंकि फर्स्ट लाइन तो आपका केमिकल हो गया, तो एक होगा आपका थर्ड लाइन बफर सिस्टम। सेकेंड लाइन में किसको इंक्लूड करेंगे अपन, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को, रेस्पिरेटरी रेट मैकेनिज्म। ओके, थर्ड लाइन बफर सिस्टम में किसको रखेंगे अपन, रीनल मैकेनिज्म को। ओके, अब इसकी मैं बात करूं कि ये जो सेकेंड लाइन बफर सिस्टम है ये अपना काम स्टार्ट करता है सेकेंड से मिनट के अंदर। ये तो करता है आपका प्राइमरी तो विद इन सेकेंड्स, इसका काम स्टार्ट होगा विद इन सेकेंड्स टू मिनट, इनके इसको अपना काम स्टार्ट करने में सेकेंड से मिनट तक लग सकते हैं। जबकि थर्ड लाइन बफर सिस्टम की मैं बात करूँ तो इसको कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक भी लग सकते हैं, यानी कि फ्यू आवर्स टू डेज के अंदर ये अपना क्या करता है, काम स्टार्ट करता है। चलिए, रेस्पिरेटरी रेट मैकेनिज्म कैसे होगा, रेस्पिरेटरी रेट मैकेनिज्म कैसे होगा कि अगर किसी पेशेंट को एसिडोसिस हो गया तो एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ है, उसी पेशेंट के अंदर CO2 रिटेंशन हो रही है। क्योंकि जब CO2 ज़्यादा है तो वो क्या हो रही है, पानी के साथ में ज़्यादा मिक्स होके HCO2 के साथ में ज़्यादा मिक्स होकर क्या बना रही है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जब वापस टूट रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बन रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बन रहे हैं मतलब पीएच उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। और पीएच कम हो रही है मतलब उसको पेशेंट को एसिडोसिस हो रहा है। तो एसिडोसिस मेनली क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा रह गई। तो अपना लंग्स क्या काम करेगा, CO2 को जितनी ज़्यादा हो बॉडी से बाहर निकालो ताकि हाइड्रोजन आयन कम बने। तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को बाहर निकालने का काम क्या है, पेशेंट क्या करेगा, अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ दोनों को बढ़ा देगा। यानी कि क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन, बहुत जल्दी पेशेंट की CO2 क्या होगी, बॉडी से बाहर निकलेगी। तो CO2 कम रहेगा, CO2 कम रहेगा तो हाइड्रोजन आयन कम बनेगा, इस तरीके से। और रीनल सिस्टम कैसे मैकेनिज्म करेगा, क्योंकि CO2 टूटने, कार्बोनिक एसिड टूटने के बाद में बॉडी के अंदर क्या रहेगा, आपके बाइकार्बोनेट रहेगा।
ओके, तो रेनल सिस्टम कैसे काम करेगा कि अगर बाइकार्बोनेट बढ़ाना है तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर देगी। ओके, वहाँ से बाइकार्बोनेट को वापस रीऑब्जर्व करेगा, और जैसे ही बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ में मिलकर न्यूट्रलाइज कर देगा आपके एसिडिक नेचर को। और अगर पेशेंट को क्या है, अगर पेशेंट को एल्कलोसिस है तो यूरिन के थ्रू जो बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट की पीएच वैल्यू न्यूट्रलाइज हो जाएगी। बाइक ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से क्या करेगा, रेनल मैकेनिज्म काम करेगा। अब अपन ये जो तीनों ही हैं सिस्टम हैं अलग अलग, इसके अलावा दो और सिस्टम है अदर्स की मैं बात करूं, दो और सिस्टम है बफर सिस्टम में काम करते हैं। वो है एक तो आपका पोटेशियम और एक है आपका कैल्शियम। एक तो पोटेशियम है और एक कैल्शियम, ये भी एज ए बफर सिस्टम फंक्शन करते हैं, इसको भी अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। फर्स्ट आपके सामने कौन सा है कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कौन सा बफर सिस्टम है, केमिकल बफर सिस्टम है। ये किस तरीके से काम करता है इसको अपन पढ़ेंगे। चलिए, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम किस तरीके से काम करेगा उसको उसकी अपन बात कर रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली क्या है, ये एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस हो गया, सेल हो गई, ये क्या है, एक सेल है। सेल से आपने क्या किया, क्योंकि आपने O2 को इनहेल किया और ये O2 ब्लड से होते हुए किसी भी सेल के पास में गई, सेल ने इस O2 को मेटाबॉलिज्म के लिए क्या किया, यूटिलाइज किया, और यूटिलाइज किया तो वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा, CO2। वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना, CO2। अब ये सेल से CO2 डायरेक्ट लंग्स के पास आएगी नहीं, किसके पास में जाएगी, ब्लड के पास में। ये आपकी ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे क्या पड़ा है, आपका ब्लड पड़ा है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर आपका क्या पड़ा है, ब्लड पड़ा है, और ब्लड के अंदर क्या है आपका H2O, यानी कि ब्लड के अंदर पानी भी तो है, वाटर का अमाउंट भी तो है। तो ये CO2 जैसे ही आएगी यहाँ पे इस ब्लड के पास में, तो यहाँ पे पानी बढ़ा है, और ये पानी और CO2 दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका H2CO3, H2CO3 बन जाएगा। और ये H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये कार्बोनिक एसिड बनता टूटता रहता है, यानी कि ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। जैसे ही कार्बोनिक एसिड बना ये फिर से टूट जाएगा, कार्बोनिक एसिड बना फिर से टूटेगा, टूटेगा तो क्या बन गया आपका, हाइड्रोजन आयन बन गया और HCO3 बन गया, HCO3 बन गया। HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट है। ये बाइकार्बोनेट तो एक्सक्रिएट हो गया किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। हाइड्रोजन आयन आपकी बॉडी में रह गया। ओके, हाइड्रोजन आयन तो रह गया, बाइकार्बोनेट तो किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो गया। अब इस हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, आपकी ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी है। आरबीसी बाइकॉनकेव शेप की है, ये आपके ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी है एक। चलिए,
चलिए, ये क्या है, आरबीसी है। अब किडनी के थ्रू बाइकार्बोनेट कैसे एक्सपेल आउट हुआ, क्योंकि यहाँ से जब CO2 सेल से बाहर निकला था तो यहाँ पे ब्लड के साथ में बाइंड हुआ था, तो ये CO2 था, ये आरबीसी के थ्रू आया था, क्योंकि यहाँ पे सेल के पास में तो प्लाज्मा जाता नहीं है, प्लाज्मा तो ओनली इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ तो पड़ा है आपका बाइकार्बोनेट अलग अलग होने के बाद में, यहाँ पड़ा है आपका H+ आयन। ओके, अब ये बाइकार्बोनेट क्या होगा, बाइकार्बोनेट यहाँ से रिलीज होगा, बाहर आएगा, और बाहर क्या पड़ा है, प्रोटीन है, या फिर मैं बात करूँ कि बाहर क्या है, सेल से बाहर और कौन सा लिक्विड पड़ा है, प्लाज्मा, प्लाज्मा पड़ा है। अब ये प्लाज्मा क्या है, ब्लड के अंदर है। ओके, इसके अंदर क्या मिक्स हो गया आपका, बाइकार्बोनेट मिक्स हो गया, ये प्लाज्मा किडनी के पास में जाएगा, और किडनी क्या करती है, आरबीसी को फिल्टर नहीं करती है, ओनली प्लाज्मा को फिल्टर करती है। अब इस प्लाज्मा है, इसको फिल्टर करेगी किडनी, तो इसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या पड़ा है, बाइकार्बोनेट। इस बाइकार्बोनेट को किडनी क्या कर देगी, एक्सक्रिएट आउट कर देगी। नेक्स्ट आपके अंदर आरबीसी के अंदर क्या पड़ा रह गया, हाइड्रोजन आयन। ओके, आपने ब्लड के अंदर 3 प्रोटीन पड़े होंगे, कौन से, 3 प्रोटीन। ओके, एक तो होता है आपका ग्लोबुलिन, जो कि हिम के साथ में बाइंड होके हीमोग्लोबुलिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ओके, एक होता है एल्बुमिन, एक होता है आपका फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ओके, तो ये फाइब्रिनोजन है, ये तो आपका क्लोटिंग के काम में आ गया, तो इसका तो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है। पीछे बचे 2, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये जो 2 प्लाज्मा प्रोटीन पड़े हैं, एक तो ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, इन दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, बाइंड विथ ग्लोबुलिन एंड बाइंड विथ एल्बुमिन। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, क्या, हाइड्रोजन आयन। तो इसके साथ में बाइंड हो गया, तो ये ब्लड में कहीं पे भी पड़ा नहीं रहा, इसने अपने पास में ले लिया, प्लाज्मा ने हाइड्रोजन आयन को अपने पास में ले लिया, तो हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन रह जाएगी, क्योंकि न तो बाइकार्बोनेट बढ़ा, न हाइड्रोजन आयन बढ़ा, क्योंकि बाइकार्बोनेट कहाँ गया, प्लाज्मा में गया, और उसके थ्रू किडनी ने बाहर निकाल दिया यूरिन के साथ में, और हाइड्रोजन आयन कहाँ गया, आपका ब्लड सेल के पास में गया, वहाँ पे जो प्रेजेंट थे ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, उस दोनों ने उसको क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, अपने पास में ले लिया। इस तरीके से क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई कि पीएच वैल्यू है वो पेशेंट की मेंटेन हो गई। अब एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा और एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होगा, उसको देखें अपन। तो एसिडोसिस की कंडीशन में अपन स्टार्टिंग में ही बात की थी कि पीएच क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। पीएच लेस देन 7.35 ब्लड की पीएच होगी तो उसको अपन कौन सी कंडीशन बोलेंगे, एसिडोसिस, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन पीएच क्या है, लो है, पीएच लो है। तो अगर जैसे ही पेशेंट को किस तरीके से बफर सिस्टम के रूप में काम करेगा, इसको अपन पढ़ रहे हैं। मान लीजिए पेशेंट को एसिडोसिस हुआ, पीएच लेस देन 7.35 हो गई, यानी कि पीएच उसकी लो हो गई, तो क्या करेगा, बॉडी किडनी इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HgO3, यानी कि बाइकार्बोनेट का किडनी ने क्या कर दिया, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया। कहाँ से, क्यों, यहाँ से बाइकार्बोनेट क्या हो रहा था, प्लाज्मा में जा रहा था, और प्लाज्मा के थ्रू क्या हो रहा था, एक्सक्रीट आउट हो रहा था। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, और क्या, यहाँ से जैसे ही सेल से बाहर आया बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्पेस बन गया, तो कुछ तो रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए अंदर, तो यहाँ पे बाहर पड़ा रहता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, अपन ने पढ़ा था क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कहाँ है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, तो यहाँ से क्लोराइड क्या होगा, वापस आरबीसी के अंदर जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्लोराइड शिफ्टिंग। ओके, क्लोराइड शिफ्टिंग प्रोसेस इसको बोला जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट को बाइकार्बोनेट किडनी के थ्रू एक्सक्रिएट आउट हो रहा था, तब पीएच मेंटेन हो रही थी, तो पेशेंट को क्या हुआ, एसिडोसिस हुआ, यानी कि हाइड्रोजन आयन तो बढ़ गए, बाइकार्बोनेट क्या हो गया, कम हो गया, कम नहीं हुआ है, लेकिन अगर कंपेरिजन करें इन दोनों के बीच में, तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, तो कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट कम हो गया है। अब अगर अपन क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट है उसको बढ़ाएंगे, तो इधर से एसिड बढ़ रहा है, इधर से बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अपने को क्या बढ़ाना है, बाइकार्बोनेट बढ़ाना है।
तो बॉडी बाइकार्बोनेट ऑटोमेटिकली बफर सिस्टम के थ्रू कैसे बढ़ाएगी कि किडनी के थ्रू जो बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट आउट हो रहा था उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, रीअब्जॉर्ब करेगी तो बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट प्रोसेस लंग्स क्या काम करेंगे यहाँ पे? लंग्स क्या काम करेंगे? अपन ने बोला था कि यहाँ स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, CO2 बन रही थी। ओके, CO2 बन रही थी। CO2 किसके साथ में बाइंड हो रही थी? वाटर के साथ में, H2O के साथ में, और कार्बोनिक एसिड बन रहा था। और जब कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बन रहा था तो हाइड्रोजन आयन पर ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे एसिडोसिस की कंडीशन में कि CO2 ब्लड के अंदर जितनी ज़्यादा पड़ी रहेगी, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा, और कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनेगा। तो बॉडी क्या करेगी? रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को क्या कर देगी? इंक्रीज करेगी। तो पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को बॉडी से बाहर निकाल देगा। और जब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर CO2 रहेगी ही नहीं तो कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, और कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन आयन कहाँ है? बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? लंग्स क्या करेंगे? लंग्स एक्सक्रिएट CO2 किस तरीके से करेंगे? हाइपर वेंटिलेशन के थ्रू। हाइपर वेंटिलेशन के थ्रू क्या करेंगे? एक्सक्रीट आउट करेंगे CO2, और इस तरीके से क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाती है ब्लड की pH। मेंटेन ब्लड pH, ब्लड की pH क्या हो जाती है? मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट होता है आपका एल्कलोसिस में। एल्कलोसिस की कंडीशन हो गई तो वहाँ पे क्या होगा? किस तरीके से मेंटेन होगा? अपन ने पढ़ा एल्कलोसिस में pH क्या हो जाती है? मोर देन 7.45 हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनी? pH इंक्रीज हो गई। pH क्या हो गई? यहाँ पे इंक्रीज हो गई। ओके, pH इंक्रीज हुई, एल्कलोसिस की कंडीशन हो गई, तो यहाँ पे किडनी का काम था क्या? प्लाज्मा के थ्रू बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट आउट करना, और यहाँ पे pH इंक्रीज हो रही है, मींस बाइकार्बोनेट ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो किडनी क्या करेगी? बाइकार्बोनेट को ज़्यादा बॉडी से बाहर निकालेगी। तो बाइकार्बोनेट कम होगा तो जो आपका एसिडोसिस और अल्कलोसिस के बीच में जो बैलेंस है, pH है, वो क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ पे किडनी क्या करेगी? एक्सक्रिएट ऑफ HCO3। किडनी क्या करेगी? एक्सक्रिएशन है जो इंक्रीज कर देगी बाइकार्बोनेट का। लंग्स क्या करेंगे? फेफड़े क्या करेंगे? आपके हाइपोवेंटिलेशन यानी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ है उसको कम कर देंगे। कम करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा रहेगी, और CO2 ज़्यादा रहेगी तो pH क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि CO2 ज़्यादा रहेगी तो वाटर H2O के साथ में ज़्यादा बाइंड होगी, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो H+ आयन ज़्यादा बनेगी, H+ आयन ज़्यादा बनेगी तो pH जो इंक्रीज हो रखी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, और pH का जो वैल्यू है वो विद इन नॉर्मल रेंज आ जाएगी। तो लंग्स क्या करेगा? यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन करेगा। लंग्स क्या करेगा? यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन। ओके, इट मीन्स क्या क्या करेगा? वो लंग्स रिटेन करेगा किसको? CO2 को बॉडी के अंदर। तो पेशेंट की pH वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉर्मल pH आ जाएगी, pH नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। ये तो हो गया आपका कौन सा? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ये तो हो गया बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन बफर सिस्टम। अब प्रोटीन बफर सिस्टम कैसे काम करता है? ओके, मेनली आपकी बॉडी में अपन ने पढ़े कि 3 प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका एल्बुमिन, एक है आपका ग्लोबुलिन, एक है आपका फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन को तो हटा ही दो क्योंकि ये तो क्लोटिंग में काम आता है। इसका अपने जो मेटाबॉलिक फंक्शन है इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं है, तो क्लोटिंग में काम आता है। तो यहाँ पे दो मेनली यहाँ पे बफर सिस्टम में काम करेंगे। कौन कौन से? एक तो आपका होगा एल्बुमिन और एक होगा ग्लोबुलिन। एक तो होगा आपका एल्बुमिन, एक होगा आपका ग्लोबुलिन। ओके, ये दोनों ही काम करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन, क्योंकि ये दोनों प्रोटीन के टाइप है, आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। मेड ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। इस अमाइनो एसिड्स के ऊपर आपको 2 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। अमाइनो एसिड्स के क्या देखने को मिलते हैं? 2 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है अमाइनो ग्रुप, एक होता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। एक तो होता है अमाइनो ग्रुप, एक होता है
कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको लिखा जाता है COOH। एमाइनो की बात करें तो ये होता है आपका NH2। ओके, अब देखिए एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, इन दोनों के पास में एक एक अलग अलग क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटी होती है। अब पेशेंट को जैसे ही एसिडोसिस होगा, ये एमाइनो ग्रुप क्या करेंगे, जितने भी H+ आयन है उसको खींच के अपने पास में लाएंगे और अपने साथ में क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। देखिए किस तरीके से ये होता है। एक्टिव किसके अंदर, एमाइनो ग्रुप एक्टिव होते हैं, एक्टिव इन एसिडोसिस के अंदर। क्या करेगा एसिडोसिस के अंदर, जैसे ही H+ आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, H+ आयन एसिडोसिस में इंक्रीज होंगे, एमाइनो ग्रुप क्या करेगा, H+ आयन को खींच के लाएगा अपने पास में और अपने पास में बाइंड कर देगा। ये NH2 है, NH2 से H क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है, तो ये NH2 से NH3 हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि H+ आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, एमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट H+ आयन एंड मेंटेन पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। किस तरीके से, क्योंकि जैसे ही पेशेंट को एसिडोसिस हुआ, क्योंकि ये कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, ओनली एसिडोसिस में, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव इन एसिडोसिस। एमाइनो ग्रुप एक्टिव होगा कहाँ पे, एसिडोसिस में। एसिडोसिस में क्या होगा, पेशेंट का H+ आयन इंक्रीज होंगे तो पीएच कम होगी। अब इस H+ आयन को जितने भी एक्स्ट्रा H+ आयन पड़े हैं, इसको क्या करेगा, ये एमाइनो ग्रुप खींच के लाएगा अपने पास में और अपने साथ में बाइंड कर देगा। ये जो NH2 है ये NH3 हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, NH5 हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जितने भी फ्री H+ आयन घूम रहे हैं ब्लड में, यही तो पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये इसको खींच के लाएगा, एमाइनो ग्रुप अपने पास में बाइंड कर देगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगी, पीएच नॉर्मल हो जाएगी। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, ये काम करता है आपका एक्टिव इन एल्केलोसिस। ये पेशेंट को एल्केलोसिस में क्या करेगा, काम करेगा, यानी कि एल्केलोसिस में क्या होगा, H+ आयन डिक्रीज होंगे, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, H+ आयन डिक्रीज होंगे। ओके, तो एल्कोलिसिस की कंडीशन में क्या करेगा, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये रिलीज करेगा H+ आयन को। इसके पास में खूब सारे H+ आयन पड़े हैं, ये देखिए H+ आयन यहाँ पे खूब सारे इसके पास में पड़े हैं। इस H+ आयन को रिलीज करेगा, तो फ्री जैसे ही H+ आयन बढ़ेंगे, पीएच कम होगी, एल्कोलिसिस वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ओके, तो ये कहाँ पे एक्टिव होते हैं, एल्कोलिसिस में। कार्बोक्सिल ग्रुप रिलीज H+ आयन, और ये दोनों ही मिलके क्या कर दिया, पीएच को इन दोनों ने मेंटेन कर दिया। क्योंकि अगर पीएच यहाँ पे डिक्रीज हुई है, यानी कि हाइड्रोजन आयन बढ़े हैं, तो एक्टिव होगा एमाइनो ग्रुप, खींच के लाएगा हाइड्रोजन आयन को अपने पास में बाइंड कर देगा। और अगर हाइड्रोजन आयन कम पड़ रहे हैं तो रिलीज कर देगा कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी कि ये जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होते हैं, ये HA एसिडिक और HA एल्केलाइन दोनों ही काम करते हैं, ये आपके जो प्रोटीन होते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्रोटीन एक्ट एज ए एसिड एंड बेस, नॉट प्रोटीन एक्ट एज ए एसिड एंड बेस। क्योंकि जब एसिड ज़्यादा था तो उसने क्या कर दिया, H+ आयन को खींच लिया, और जब बेस ज़्यादा था तो क्या कर दिया, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दिया, तो वापस फिर से न्यूट्रलाइज कर दिया। इस तरीके से क्या हो गई, पीएच क्या हो गई, यहाँ पे नॉर्मल रेंज में आ गई। इस तरीके से काम कर दिया प्रोटीन बफर सिस्टम ने। ध्यान से पढ़ना है ताकि जब भी एबीजी पढ़ो तो क्लियर कट हो जाए दिमाग में एकदम। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम पढ़ा, फिर पढ़ा अपन ने प्रोटीन बफर सिस्टम, फिर पढ़ेंगे अपन फॉस्फेट बफर सिस्टम। ओके, फॉस्फेट की बात करूं तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा होता है फॉस्फेट। ओके, और बात करूं तो मैं यूरिन की जो पीएच होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है ये। इम्पोर्टेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड यूरिन पीएच
रेगुलेशन, यूरिन के पीएच को रेगुलेट करने में काम आता है। ओके, अब फॉस्फेट की बात करूं मैं, तो फॉस्फेट अपनी बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर दो टाइप्स के फॉस्फेट होते हैं। एक तो होता है आपका मोनोहाइड्रोजन, एक होता है डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। कौन सा? एक मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट होगा, एक होगा डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। एक तो हो गया आपका मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, एक हो गया आपका डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट और क्या हो गया? डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया। ओके, चलिए अब देखिए, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट इट मीन्स कि इसके पास में क्या पड़ी है? खाली जगह। एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, HPO4-2। डाईहाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे H एक ही पड़ा है। यहाँ पे डाईहाइड्रोजन का मतलब H+2 हो गए। ओके, डाई मतलब हाइड्रोजन आयन 2 हो गए, तो H2PO4-4। चलिए अब देखिए क्या कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी कि अगर पेशेंट को एसिडोसिस है, पेशेंट को क्या है? एसिडोसिस की कंडीशन है। एसिडोसिस है, एसिडोसिस मतलब पेशेंट की पीएच कम हो रही है। पीएच कम हो रही है, इट मीन्स कि पेशेंट का हाइड्रोजन आयन है, पेशेंट की बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। चलिए तब क्या होगा? जैसे ही पेशेंट को एसिडोसिस हुआ, पीएच डिक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे उसके ब्लड के अंदर, तो ये क्या करेगा? मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसके पास में खाली जगह पड़ी है, ये हाइड्रोजन आयन को खींच के लाएगा और अपने साथ में क्या करेगा? बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा, ये मोनोहाइड्रोजन से क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रोजन हो जाएगा। मोनोहाइड्रोजन से क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जुड़ने से के साथ में हाइड्रोजन आयन 2 हो गए। तो क्या होगा? किस तरीके की कंडीशन होगी? देखिए कि ये तो था आपका मोनोहाइड्रोजन HPO4-2। चलिए इसके साथ में जैसे ही पेशेंट को एसिडोसिस की कंडीशन हो गई, H+आयन बढ़े, इसके साथ में बाइंड हुआ, तो क्या बन गया आपका? H2PO4-, यानी कि क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन आयन 2 हो गए, इसने बाइंड कर लिया, और पेशेंट का पीएच वैल्यू फिर से, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच वैल्यू नॉर्मल में आ जाएगी। और जैसे ही पेशेंट को क्या हुआ? एल्कलोसिस की कंडीशन हो गई, तो वहाँ पे पीएच इंक्रीज होगी और हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन पड़ा था ये रिलीज होगा, और फिर से क्या हो जाएगा? जो डाई हाइड्रोजन था वो मोनोहाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके, इस तरीके से क्या करता है ये फॉस्फेट आपकी पीएच को मेंटेन करके रखता है। किस तरीके से? एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा, H प्लस आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एसिडोसिस की कंडीशन में H प्लस आयन जैसे ही इंक्रीज हुए, मोनोहाइड्रोजन फोस्फेट एक्सेप्ट H प्लस आयन एंड कन्वर्ट इनटू डाईहाइड्रोजन फोस्फेट। क्या हो जाएगा, पीएच मेंटेन हो जाएगी। उसी तरीके से जब एल्कोलिसिस की कंडीशन होगी तब क्या हो रहा है, एल्कोलिसिस में हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो रहे हैं और बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ क्या करेगा, डाई हाइड्रोजन जो होगा, डाई हाइड्रोजन फोस्फेट रिलीज H प्लस आयन एंड कन्वर्ट इनटू मोनोहाइड्रोजन फोस्फेट। फिर से क्या हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, मेंटेन पीएच। तो इस तरीके से आपका फॉस्फेट बफर सिस्टम है वो काम करता है एसिडोसिस और एल्कोलिसिस की कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने में, नॉर्मल करने में। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी बफर सिस्टम। ओके, फिर अपन आते हैं सेकेंडरी बफर सिस्टम में, या फिर थर्ड लाइन जो बफर सिस्टम था वो क्या था आपका, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में मेनली क्या है, लंग्स, जिसको अपन ने क्या बोला था, सेकेंड लाइन डिफेंस भी बोला था, सेकेंड लाइन बफर सिस्टम भी बोला था, सेकेंड लाइन बफर सिस्टम भी बोला था। ये काम कब से स्टार्ट करता है, विद इन सेकेंड से लेके मिनट तक, विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स। कितना टाइम लेता है, विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स, यानी कि 10 to 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। चलिए ओके, इसको मेजर कैसे करते हैं कि रेस्पिरेटरी जो बफर सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको मेजर करते हैं अपन PaCO2 द्वारा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, measured by PaCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से लेके 45 mm ऑफ Hg। 35 से लेके 45 नॉर्मल वैल्यू होती है किसकी, PaCO2 की, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, PaCO2 जिसको बोलते हैं अपन, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 35 से लेके 45 तक। ओके, इसको मेंटेन करने का काम होता है मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम का। किस तरीके से, देखिए पेशेंट को क्या हो गया, एसिडोसिस की कंडीशन हुई, एसिडोसिस मीन्स पेशेंट का पीएच है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, पीएच क्या हो गया, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे लंग्स क्या करेंगे, लंग्स कर देंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ दोनों को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी डेप्थ दोनों का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, हाइपर वेंटिलेशन। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगी। और जैसे ही रेट और डेप्थ दोनों इंक्रीज होगी, पेशेंट की बॉडी के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था, CO2 था, वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। और जब CO2 नहीं होगा तो कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, और कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा तो जब हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, और हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो पीएच डिक्रीज नहीं होगी। ओके, तो कंडीशन कौन सी होगी, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ इंक्रीज हुई तो 2 एक्सियल CO2 कंटेंट, CO2 कंटेंट मीन CO2 किस नेचर का है, एसिडिक नेचर, एसिडिक कंटेंट है, क्योंकि CO2 बाइंड होगा किसके साथ में, वाटर के साथ में, और फिर से कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और वहाँ से क्या बनेगा, एसिडिक कंटेंट, हाइड्रोजन आयन बनेगा। इस तरीके से लंग्स ने क्या कर दिया, यहाँ पे एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर हाइपर वेंटिलेशन के थ्रू CO2 को एक्सेल कर दिया और पीएच को मेंटेन कर दिया। एल्कलोसिस की कंडीशन हुई, एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होगा, पीएच इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लंग्स क्या करेंगे, यहाँ पे लंग्स क्या करेंगे,
डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ। और रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ दोनों का डिक्रीज होना क्या कहलाता है? हाइपोवेंटिलेशन। दोनों का डिक्रीज होना क्या कहलाता है? हाइपोवेंटिलेशन। और जैसे ही हाइपोवेंटिलेशन होगा CO2 क्या होगी? CO2 रिटर्न होगी। CO2 रिटर्न होगा तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। और कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा तो H प्लस आयन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और H प्लस आयन ज़्यादा इंक्रीज ही करने थे अपने को, क्योंकि एल्कलोसिस के अंदर H प्लस आयन क्या है? डिक्रीज है। तो पेशेंट की पीएच क्या हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी। पीएच मेंटेन हो जाएगी। इस तरीके से क्या कर दिया यहाँ पे, जो सेकेंड लाइन बफर सिस्टम था लंग्स ने काम कर दिया। थर्ड लाइन बफर सिस्टम कौन सा था? रिनल मैकेनिज्म। क्या था? रिनल मैकेनिज्म, जिसको अपन ने बोला था थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म या फिर थर्ड लाइन बफर सिस्टम। थर्ड लाइन बफर सिस्टम, थर्ड लाइन बफर सिस्टम कौन करता है इसमें मेनली फंक्शन? किडनीज। कितना टाइम लगता है मैं बात करूं तो ओवर्स 2 डेज लग सकते हैं, ओवर्स 2 डेज का टाइम लग सकता है। इसको मेजर कैसे करेंगे कि भाई आपका जो रिनल मैकेनिज्म है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है? तो मेजर करते हैं HCO3 से। किसके थ्रू? बाइकार्बोनेट के थ्रू। क्योंकि बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? प्लाज्मा के साथ में मिलके किडनी से। तो बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ को असेस करते हैं कि अपन रिनल मैकेनिज्म है वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है आपकी 22 से लेके 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 22 से लेके 27 तक। अब देखिए एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा? एसिडोसिस की कंडीशन में H प्लस आयन क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो बाय किडनी S प्लस आयन एक्सक्रिएशन इंक्रीज। किडनी के थ्रू H प्लस आयन का जो एक्सक्रिएशन है वो इंक्रीज होगा, या फिर क्या होगा? बाइकार्बोनेट का बोल सकते हैं अपन, बाइकार्बोनेट का क्या होगा? रिटेंशन होगा। बाइकार्बोनेट को एक्सपेल आउट नहीं करेगी किडनी, अपने पास में रखेगी। तो क्या होगा? दोनों का न्यूट्रलाइजेशन होगा, एसिड का और बाइकार्बोनेट का, और साल्ट बन जाएगा, यानी कि जो पीएच है वो नॉर्मल आ जाएगी आपकी। इस तरीके से क्या हो जाएगी? मेंटेन पीएच। एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे? HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगी किडनी? इंक्रीज एक्सक्रीशंस ऑफ HCO3 माइनस, यानी कि बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन इंक्रीज करेगी किडनी, तो वापस पीएच क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद में अपन अदर्स जो बफर सिस्टम थे उसमें पढ़ा था पोटेशियम को भी। ओके, पोटेशियम, पोटेशियम भी काम करता है, ऑल्सो वर्क एज बफर सिस्टम। पोटेशियम भी बफर सिस्टम की तरह क्या करता है? काम करता है। किस तरीके से? ये आयन को एक्सचेंज करके काम करता है, बाय द आयन एक्सचेंज, बाय द आयन एक्सचेंज। देखिए किस तरीके से पोटेशियम काम करेगा। दो कंडीशन बनेगी आपके सामने, एक तो होगा एसिडोसिस, एक होगा एल्कलोसिस। दोनों कंडीशन में कैसे काम करेंगे उसको पढ़ रहे हैं अपन। एसिडोसिस में क्या होगा? पीएच तो हो रही है आपकी डिक्रीज, एल्कलोसिस में पीएच क्या हो रही है? इंक्रीज। यहाँ पे जो H प्लस आयन है एसिडोसिस में वो हो रहे हैं इंक्रीज, जबकि यहाँ पे H प्लस आयन क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि H प्लस आयन कहाँ पे? आपके ब्लड के अंदर, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर H प्लस आयन फ्री रेडिकल से फ्री H प्लस आयन है वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए सेल क्या करेगी? जो H प्लस आयन है उसको खींचेगी और सेल अपने पास में H प्लस आयन ले लेगी, यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर H प्लस आयन थे वो इंट्रा सेलुलर चले जाएंगे। तो भाई कुछ गया है अंदर तो कुछ रिप्लेसमेंट में बाहर भी तो आएगा, क्योंकि इतनी जगह कहाँ है। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही सेल
ये सेल है, सेल के अंदर पोटेशियम पड़ा था, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या पड़ा है, पोटेशियम। सबसे ज़्यादा कौन सा कैटायन है, पोटेशियम है। तो बाहर से क्या गया, एस प्लस आयन है, पेशेंट को एसिडिटी हुआ तो एस प्लस आयन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ एस प्लस आयन यहाँ से जैसे ही सेल के अंदर गए, सेल के अंदर गए तो यहाँ से पोटेशियम बाहर आ गया, यहाँ से पोटेशियम बाहर आ गया, तो पेशेंट को क्या हो गया, हाइपरकैलेमिया यानी कि एसिडोसिस की कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेशियम है वो इंक्रीज हो रहा है ब्लड के अंदर। आपका इंट्रा सेलुलर पोटेशियम मेजर नहीं करते हैं, जो ब्लड के अंदर जो ब्लड वैल्यू अपन मेजर करते हैं वो हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर वैल्यूज होती है, वो होती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम बढ़ेगा तो कौन सी कंडीशन होगी, हाइपरकैलेमिया। तो क्या होगा यहाँ पे, टू मेंटेन ब्लड पीएच H plus ion moves into the cells and potassium ion move into द वेस्कुलर कंपार्टमेंट यानी कि इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड के अंदर है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो क्या हो जाएगी, पीएच तो नॉर्मल आ जाएगी, लेकिन क्योंकि एच प्लस आयन अंदर चले गए हैं तो उसके रिप्लेसमेंट में पोटेशियम बाहर आया है, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। पीएच तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन पेशेंट को क्या होता है, हाइपर कैलेमिया यानी कि पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से अपोजिट कंडीशन होगी एल्कलोसिस में। टू मेंटेन ब्लड पीएच हाइड्रोजन आयन मूव्स आउटसाइड की सेल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन थे वो मूव करके बाहर की साइड आएंगे, आउटसाइड द सेल। अब जब कुछ बाहर आया तो कुछ अंदर भी जाएगा, तो क्या होगा, पोटेशियम जो बाहर पड़ा है वो अंदर चला जाएगा, K प्लस मूव इनटू सेल इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो यहाँ पे फाइनली कंडीशन क्या होगी कि पीएच तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि बाहर पड़ा पोटेशियम अंदर चला गया, बाहर पड़ा पोटेशियम, क्योंकि यहाँ पे एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या था, हाइड्रोजन आयन अंदर थे, पोटेशियम बाहर था। हाइड्रोजन आयन अंदर से बाहर आए पीएच को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पीएच कम थी एल्कलोसिस में, तो पोटेशियम अंदर चला जाएगा। तो यहाँ बाहर जो पोटेशियम था वो डिक्रीज हो जाएगा, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। और जैसे ही पोटेशियम डिक्रीज हुआ, कंडीशन कौन सी हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया क्यों होता है और एल्गलोसिस के अंदर हाइपोकैलेमिया क्यों होता है। नेक्स्ट आपका बफर सिस्टम में अपन ने पढ़ा था कैल्शियम। कैल्शियम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करूँ मैं तो 8.5 से लेके 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक इसकी क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है। अब एल्गलोसिस की कंडीशन में क्या होगा, एल्गलोसिस वाली कंडीशन में हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो कैल्शियम बफर सिस्टम ये मेनली काम करता है एल्गलोसिस में, इसलिए अपन ने यहाँ पे पहले एल्गलोसिस लिखा है, क्योंकि मेनली ये ऐसे आपका एसिडोसिस में इतना काम नहीं करता जितना एल्गलोसिस में काम करता है। तो क्या होगा, पेशेंट को एल्कोलिसिस की कंडीशन हो गई, H प्लस आयन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो जैसे ही डिक्रीज हो गए, यहाँ पे आपने पढ़ा था प्रोटीन बफर सिस्टम के अंदर कौन सा ग्रुप एक्टिवेट होगा, एमाइनो ग्रुप नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होगा, एक्टिव होगा, और वो रिलीज करता है क्या, हाइड्रोजन आयन को। तो क्या एक्टिव होगा एल्कोलिसिस की कंडीशन में, कार्बोक्सिल ग्रुप
रिलीज H+ ion and create नेगेटिव चार्ज साइट। कहाँ पे? कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गया तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। अभी पढ़ा था अपन ने, कहाँ पे? चलिए वापस चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, यानी कि हाइड्रोजन आयन जैसे ही यहाँ पे क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन आयन पड़े हैं, एल्कोलिसिस की कंडीशन में हाइड्रोजन आयन डिक्रीज है, ये यहाँ से हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा तो CeOH के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन तो चला गया, तो यहाँ पीछे क्या रह जाएगा? COO- रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो डेफिनेटली किसी न किसी और को खींचेगा, ये किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को और को क्या करेगा? खींचेगा। तो यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो बाहर बॉडी में पड़ा जो फ्री कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बाइंड हो जाएगा इसके साथ में, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में। Ca बाइंड विथ फ्री नेगेटिव चार्ज ऑफ प्रोटीन। जो फ्री नेगेटिव चार्ज था वहाँ पे क्या हो गया? कैल्शियम बाइंड हो गया, कैल्शियम बाइंड हो गया। ओके, इस तरीके से पीएच तो हो गई मेंटेन, क्योंकि प्रोटीन ने वहाँ पे से हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप ने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया, लेकिन कैल्शियम इधर से वहाँ पे चला गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम उधर से जो फ्री कैल्शियम था वहाँ चला गया, तो जो आयोनाइज्ड कैल्शियम था उसका लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज आयोनाइज्ड कैल्शियम, आयोनाइज्ड मतलब जो फ्री कैल्शियम होता है वो, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। तो अब याद रखना है आपको कि एल्कलोसिस की कंडीशन में पेशेंट को कैल्शियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एल्कलोसिस में पेशेंट को कैल्शियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होगा, यानी कि पेशेंट को क्या आएंगे? टिटेनी के साइन देखने को मिलेंगे। ये ट्रॉसियूस साइन आपने पढ़ा होगा, ओके, वो देखने को मिलेगा। यानी कि हाइपोकैल्सीमिया के जितने भी साइन और सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे एल्कलोसिस की कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे एल्कलोसिस हुआ था तो पेशेंट को जो प्रोटीन बफर सिस्टम एक्टिवेट हुआ था और कार्बोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ? फ्री स्पेस बना, नेगेटिव चार्ज साइट बनी और वहाँ जाके कैल्शियम चिपक गया, उसने वहाँ पे चला गया, तो जो फ्री कैल्शियम था वो कम हो गया। जैसे वैसे बॉडी में कैल्शियम कम नहीं हुआ है, लेकिन ये आयोनाइज कैल्शियम था ये कम हुआ है, इसलिए पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हुई है और उसमें आपको टिटेनी, ट्रॉसियूस साइन, वो सब साइन आपको देखने को मिलते हैं। वैसे एसिडोसिस में इतना फंक्शन नहीं करता है ये, लेकिन फिर भी अपन देख लें कि एसिडोसिस में क्या होगा? पेशेंट का H+ आयन बढ़ रहा है, पीएच कम हो रही है, H+ आयन इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन में अपन ने पढ़ा था एमाइनो ग्रुप। एमाइनो ग्रुप क्या करेगा? एमाइनो ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पे अपने साथ में बाइंड करेगा हाइड्रोजन आयन को बाइंड करेगा, ठीक है। एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप में भी कुछ बाइंड होगा, तो वहाँ से कैल्शियम फ्री होकर वापस क्या चला जाएगा? ब्लड के अंदर, एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर चलाया जाएगा। ओके, यहाँ क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन वैसे इतना देखने को नहीं मिलता है, फिर भी कभी कभार देखने को मिल सकता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड H+ आयन एट एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर वापस फिर से जाके जहाँ पे क्या बना हुआ था? नेगेटिव स्पेस, और यहाँ पे जाके कैल्शियम बाइंड हुआ था। अब यहाँ पे कैल्शियम पड़ा है, यहाँ पे इधर से हाइड्रोजन आयन आया, इसने कैल्शियम को धक्का मारा, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे चिपक गया, कैल्शियम वापस आ गया एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, तो कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? हाइपर कैल्सीमिया।
तो एसिडोसिस के अंदर हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि डिक्रीज बाउल साउंड हो गया, ओके, फ्लैसिड, मसल्स वीकनेस, ये सब हाइपोकैल्सीमिया हाइपरकैल्सीमिया के साइन है। तो एसिडोसिस में तो क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया, एल्कलोसिस में क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। ओके, इस तरीके से अपन ने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिया, कौन सा, एसिड बेस बैलेंस। अब जब नेक्स्ट यूनिट में या फिर नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो बैलेंस पढ़ लिया, अब इम्बैलेंस किस तरीके से होगा उसको पढ़ेंगे अपन, एसिड बेस इम्बैलेंस को नेक्स्ट क्लास में। एसिड बेस इम्बैलेंस कब होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।